उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून के एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते वक्त उसमें थूकने का वीडियो आने के कुछ घंटों बाद मसूरी से भी चाय में थूकने का वीडियो अब सामने आ गया है। वीडियो में देखा जा सकता है लड़का चाय बनाते वक्त उसमें थूक रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौशाद और हसन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दबिश के बाद दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि यह गंभीर मामला है, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौशाद और हसन अली मुजफ्फरनगर के खतौली के रहने वाले हैं और मसूरी में चाय की दुकान लगाते हैं। यहाँ सैलानियों ने उनका वीडियो बनाया, इसमें ये गंदी हरकत कैद हो गई। इससे पहले भी देहरादून में भी ऐसी ही तस्वीरें आई जिसमें एक शख्स रोटी बनाते उसमें थूक रहा है। इसकी हरकत भी कैमरे में कैद हुई और अब ये चाय वाला वीडियो वायरल हो रहा है। संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 व्यक्ति इसमें प्रकाश में आए थे जिनके लिए टीम भेजी गई थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो है उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सभी से अपील है कि इस तरह के जो वीडियो अभी चल रहा था इसमें पुलिस द्वारा तत्समय शिकायत उपरांत तत्काल कार्रवाई कर दी गई है। त्योहारी सीजन में हरिद्वार के शहर और देहात इलाकों में अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों को लेकर अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने पिरान कलियर इलाके में एक अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, जहां से पुलिस को 70 पेटी पटाखे, करीब 103 किलो बारूद मिले। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। टोटल पुलिस को भी 103 किलोग्राम के आसपास पटाखा जो विस्फोटक पदार्थ है वो प्राप्त हुआ है और करीब 70 पेटी इसमें जो पटाखे जो बने हुए हैं वो लेबल जो है उनको प्राप्त किया गया है। पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया गया है और जल्दी उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मसूरी में एनजीटी के आदेश पर 19 जर्जर बिल्डिंग्स को गिराने का काम शुरू हो गया है। मसूरी नगर पालिका ने जर्जर हो चुकी बिल्डिंग्स के मालिकों को 7 दिनों के अंदर खुद भवन ध्वस्त करने को कहा, वरना पालिका बिल्डिंग को गिरा देगी और खर्चा भी वसूलेगी। गौरतलब है कि 2022 में मसूरी में भूंद हिसाब को लेकर एनजीटी में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद 19 ऐसी बिल्डिंग चिन्हित की जा रही हैं जो कभी भी गिर सकती हैं और उसमें नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक मामला एनजीटी में चलने के बाद अब इन बिल्डिंग्स को गिराने का फैसला हुआ है। जो गिरासू बिल्डिंग है जिनसे कोई जनहानि हो सकती है उनको हटाया जाए। तो ये 2021-22 में सर्वे हुआ था जिसमें 19 बिल्डिंगें चिन्हित हुई थी। इन बिल्डिंगों को हटाने के लिए सीबीआरआई ने इनकी जांच करी, एमडीडीए द्वारा जांच करवाएगी। सीबीआरआई ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय ने निर्देश दिए इनको तत्काल हटाया जाए। तो उसी संबंध में 1 सप्ताह का नोटिस इनको दिया गया है। केदारनाथ के पूर्व विधायक शाला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ऐश्वर्या ने कहा कि वो टिकट की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि केदारनाथ कोर्ट के टिकट पर उनका भी हक है, क्योंकि पहले भी ऐसे मामलों में परिवार को ही टिकट दिया जाता रहा है, लिहाजा मुझे टिकट मिलेगा पूरा भरोसा है। ऐश्वर्या रावत ने कहा कि बीजेपी से लंबे समय से जुड़ी हुई हूं और मेरी माता के निधन के बाद केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की नौबत आ गई है। ऐश्वर्या ने कहा बीजेपी की हमेशा परिपाटी रही है, जब किसी विधायक या मंत्री का आकस्मिक निधन हुआ है तब उनके परिजनों को ही उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में मेरा पार्टी हाईकमान से टिकट की अभी तक डिमांड नहीं है, क्योंकि बीजेपी से टिकट पर मेरा हक है और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझ पर जरूर विश्वास करेगी। माताजी के मरने के बाद बीजेपी का एक परिपाटी रही है कि वो परिवार में टिकट देते हैं, तो मेरे समर्थकों ने मुझे साहस दिया और मुझे खड़ा किया है, इस वजह से मैं दावेदारी कर रही हूँ, वरना मेरा इसमें कोई अभी उनके मृत्यु को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे, जहां पर उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों का जायजा लेने के साथ बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद देहरादून के FRI में गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। इसमें नए कानून और साइबर क्राइम को जो साइबर क्राइम की चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उन पर भी चर्चा होगी।
उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स होंगे। दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान नेशनल गेम्स को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसको लेकर सीएम धामी की पीटी उषा से मुलाकात हुई है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है और आज मैं ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से यहाँ मैंने भेंट करी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में इस खेलों के आयोजन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। बाकी विधिवत रूप से उनकी जो जनरल बॉडी की उनकी यहाँ मीटिंग होगी 25 अक्टूबर को, उसमें इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी बन चुका है और सभी तैयारियां हम पहले से कर रहे थे, इसलिए ये खेल बड़े अच्छे होंगे, बहुत भव्य तरीके से होंगे। सोशल मीडिया में एक विधायक और स्थानीय ग्रामीण का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण विधायक से गुहार लगाता है। उसके गांव खड़िया खदान की जद है और कभी भी तबाह हो सकता है। इसके लिए वो विधायक से मदद मांगता है और बताता है कि प्रशासन से मदद मांगी है तो उन्होंने विधायक के पास भेजा। विधायक उसे डांटते हुए प्रशासन के पास भेजता है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि ये ऑडियो पिथौरागढ़ के मंगोली हाट के बीजेपी विधायक फकीर चंद हैं। हालांकि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये ऑडियो फकीर चंद का ही है या नहीं। पूरा गांव बह जाएगा, उसका जिम्मेदार है। की जिम्मेदारी बनती है आपके क्षेत्र में, आपके घर के 200 मीटर की दूरी में बताओ खड़िया खदान लगा, आप पूरा गांव वहाँ डूबने को है। तो तुम्हारी गलती है, तुमने लिख करके दे रखा है उसमें पहले। हमने किसी ने लिख करके नहीं दिया, किसी हमने हमारे साइन दिखा दो कहीं पर, हमने किसी ने लिख करके नहीं दिया। एनओसी थोड़ी होता है, एनओसी दे रखी है पूरे गाँव वालों ने। नहीं मतलब ही नहीं है, गाँव वालों ने कैसे एनओसी दी? पूरे गाँव के साइन होने चाहिए एनओसी में, किसी एक पर्सनल बंदे के उससे थोड़ा खुदाई हो जाती है। अरे यार अब मुझे कानून मत बता, तू जो काम करने दे तुम रहा। चलो ठीक है राहुल जी, बताना है तो वहाँ जाना, घर जा एजेंट से मिल, वहाँ उसको बता कानून। गया हूँ मैं, पिथौरागढ़ गया हूँ मैं, आप जाऊंगा ना, अब मैं कोर्ट में जाऊंगा, वहाँ जा एजेंट के पास मिल, उसको कानून बता जा। उत्तरकाशी विकास भवन में तैनात एक उच्च अधिकारी पर विभाग में कार्यरत एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया। महिला ने थाना कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी, जिस पर पुलिस का कहना है कि मामला जिस संबंधित विभाग का है, इससे पहले वो जांच कराएगा। विभाग को पहले जांच के लिए कहा गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एक प्रार्थना पत्र, शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जनपद उत्तरकाशी में, थाना कोतवाली में। इसमें ये विभागीय मामला है जिसमें एक महिला ने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और ये मामला जो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का मामला है। इसमें अभी जांच के लिए कार्रवाई चल रही है। इसमें पहले ये दिखवाया जाएगा कि जिस संबंधित विभाग का ये मामला है उसमें वहाँ के विभाग ने, आईसीसी ने क्या कार्रवाई की है और ये मामला उनके संज्ञान में है या नहीं, उसके बाद इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल अब सरकारी कंप्यूटर में नहीं हो सकेगा। वहीं साइबर हैक के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि आईटीडीए ने चुप्पी साध ली है। अभी क्या स्टेटस है या साइबर अटैक कैसे हुआ है, आगे क्या प्लानिंग है, इस पर एजेंसी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आईटीडीए निदेशक निकिता खंडेलवाल न मिलने को तैयार हैं, न बात करने को। वहीं एजेंसी के कैंपस में अनजान लोगों और मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है। तो सवाल है कि साइबर हैकिंग पर आखिर आईटीडीए चुप क्यों है? आईटी सिस्टम पूरी तरीके से ठप रहा, सचिवालय में कामकाज नहीं हो पाया, कई डिपार्टमेंट्स में काम नहीं हो पाया, डिस्ट्रिक्ट्स में काम रुक गया। अब आईटी सेक्रेटरी की तरफ से फैसला लिया गया है कि सोशल मीडिया साइट्स किसी भी सरकारी सिस्टम पर इस्तेमाल नहीं करने दी जाएंगी। लाइक फेसबुक और दूसरी वेबसाइट्स अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो वो अब नहीं खुलेंगी। हम पहुंचे आईटीडीए यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी
जिसके पास पूरा दारोमदार है कि 186 जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उसको चलाए, लेकिन यहां की जो निदेशक है निकिता खंडेलवाल, अब वो इस मसले पर बात करने को तैयार भी नहीं है। और आईटीडीए के इस कैंपस पे सभी की एंट्री बंद कर दी गई है, चाहे वो अननोन पर्सन हो या फिर मीडिया पर्सन हो। सवाल यह है कि ये वायरस कोई कोविड का वायरस नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति आपके ऑफिस में दाखिल हो और कोविड फैल जाए। और अगर इतना दुरुस्त आईटीडीए था तो इतना बड़ा साइबर अटैक या हैकिंग हो कैसे गई, अगर आप इतने चुस्त दुरुस्त थे। और अब सवाल यह है कि सरकार की वेबसाइट्स में अगर काम नहीं हो पा रहा, वहां पर अगर दिक्कतें आई, सरकारी सिस्टम में लॉस हुआ, कांग्रेस की डिमांड है कि श्वेत पत्र सरकार यहां पर लाए कि क्या कुछ लॉस हुआ है, ऐसे में पूरे सिस्टम की चुप्पी और आईटीडीए की चुप्पी कई और सवाल खड़े करती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने उत्तराखंड कांग्रेस के युवा नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। युवा नेताओं का मानना है कि सीनियर नेता अपनी महत्वाकांक्षाएं पीछे रखें और पार्टी में युवाओं कार्यकर्ताओं को तवज्जो दें, तभी हरियाणा जैसे हाल से बचा जा सकता है जहां बीजेपी तीसरी बार जीत गई। हरियाणा में हार के बाद कुमारी शैलजा हाईकमान के सामने सवाल उठा रही हैं। सवाल ये कि हाईकमान हार की वजह खोजे। शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी है, इसलिए रास्ता नहीं मिलने की जिस चिंता से शैलजा हरियाणा में जूझ रही है, वही चिंता उत्तराखंड में कांग्रेस के युवा नेताओं की भी है। शैलजा को तो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन सीनियर नेताओं की टशन के चलते युवा नेता विधायक तक नहीं बन पा रहे। युवा नेताओं का मानना है कि बड़े नेताओं को अपनी चाहत पीछे रखनी चाहिए, पहले जनता, युवा नेता और कार्यकर्ता को तवज्जो देनी चाहिए। मेरा अपने सीनियर लीडरशिप से यही कहना है कि मुख्यमंत्री मंत्री बनेंगे तभी जब हम सदनों में जीत के आएंगे। तो इसको लेकर हमारे जो सीनियर लीडरशिप है वो इस बात का सबक ले और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े मन के साथ आएं और सब एक साथ दिखे और ऐसा करने का काम करेंगे तो ही हम सफलता पाएंगे। निश्चित तौर से राहुल गांधी जी भी यही चाह रहे हैं कि युवा जो लीडरशिप है उसको आगे आने चाहिए, एक विजन के साथ आना चाहिए। एक देखो मुख्यमंत्री बनना न बनना ये तो सब बात का पार्टी का डिसीजन है। जब सरकार आ जाएगी तो निर्णय पार्टी हाईकमान ने लेना है। इस प्रकार की बयानबाजी भी पार्टी फोरम के में बात रखनी चाहिए। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं तो उत्तराखंड में 70, मतलब ये कि सीटों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। हरियाणा में इस बार कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा वोट बागी उम्मीदवार को मिले, मतलब ये कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। यानी साफ है कि कांग्रेस में नेता जीतने लायक हो न हो तब भी गलत नेता को टिकट देकर पार्टी सीट गंवाती है। तो कई सीटों पर बुजुर्ग नेता युवा लीडरशिप को उभरने नहीं देते। 70 की उम्र पार कर चुके नेता भले चुनाव हार जाएं, लेकिन बदलाव को तैयार नहीं होते। ऐसे कई उदाहरण उत्तराखंड में भी हैं। इसी सोच में युवा नेता बदलाव के साथ बैलेंस चाहते हैं, ताकि हरियाणा की तरह तीसरी बार उत्तराखंड हाथ से ना निकल जाए। ये हमें युवाओं की ऊर्जा भी चाहिए और जो हमारे सीनियर लोग हैं उनका जो अनुभव है और मार्गदर्शन वो करते हैं वो लगातार वो भी चाहिए। एकता चाहिए पार्टी में एकता रहेगी तो कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल सकता हूँ और ये दुखदाई है, ये हमें पीड़ा है क्योंकि सारे सर्वे कांग्रेस की सरकार वहाँ पे भव्य मेजॉरिटी के साथ बनने वाली थी, इसके संकेत दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि निराशाजनक है। इस समय जो कांग्रेस को जरूरत है वो है अनुभव के साथ साथ युवा जोश के मिक्सचर की। हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जो कई विधानसभाओं में या लोकसभाओं में लगे हैं और अगर उनसे लगातार ट्राई करके नहीं हो पा रहा है तो कांग्रेस को, संगठन को, नए लोगों को वहाँ पे तैयारी के लिए समय देना चाहिए, मौका देना चाहिए। कांग्रेस में 40 से 50 साल के युवाओं को हरियाणा के नतीजे देखकर अपने भविष्य का डर सता रहा है, क्योंकि सीनियर नेताओं में मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा और हारने के बाद भी चुनाव लड़ने की जिद युवा नेताओं का करियर बर्बाद कर रही है। इसलिए हरियाणा के बाद उत्तराखंड में बड़े बदलाव की मांग उठ रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए 87 पाकिस्तान सिख श्रद्धालु में से 15 सिख श्रद्धालु बीमार हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके गोविंद घाट लाया गया, उनका इलाज कराया गया। दरअसल ज्यादा चढ़ाई होने की वजह से कुछ महिला यात्री बीमार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। उसके
थाना इंचार्ज गंगरिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर का प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारी कुछ लेडीज़ जो है गार्ड से धाम से घाट तक आने के लिए थोड़ी सी बीमार हो गई थी, कुछ को बुखार हो गया था, मेरी खुद की अम्मी वगैरह लेडीज़। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चमोली में हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। राज्यपाल ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तरकाशी के सीमांत गांव पिलंग में रोड और पुल नहीं बनने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल पहले पुल स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसका काम अभी भी अधूरा है। इसके साथ सड़क का काम भी आधा अधूरा है। नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। इसके साथ ही सड़क नहीं होने से गांव के लोग 12 किलोमीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई तय करने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अपनी परेशानियों के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही गांव के लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। यहाँ के लिए 3 वर्ष पहले से मोटर रोड का निर्माण हो रहा है और 3 वर्ष बीत जाने पर भी 20 से 25% कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। 1 किलोमीटर के बाद मोटर पुल का निर्माण होना है। 48 मीटर का मामूली पुल है और विभाग के द्वारा उस पर 20 से 25% काम भी नहीं हो पाया। तो ये जो है बहुत ही घोर लापरवाही का विषय है। चमोली के कर्णप्रयाग में गुलदार की दहशत है। यहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलदार दिखाई दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हाईवे पर कर्णप्रयाग गौचर के बीच गुलदार सड़क की तरफ आ रहा था, तभी किसी राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया। वहीं लोगों ने वन विभाग को गुलदार को पकड़ने की मांग की है। यूपी के दौर में उत्तराखंड के जंगलों की देखरेख के लिए सिर्फ 5 फॉरेस्ट अधिकारी तैनात होते थे, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद अब उन्हीं जंगलों की पहरेदारी के लिए 30 से ज्यादा सीनियर आईएफएस तैनात हैं। हालात ये हैं कि फॉरेस्ट अफसरों के पास काम नहीं है, उनके लिए नई नई पोस्ट बनाई जा रही हैं और सरकार पर खर्चे का बोझ बढ़ते जा रहा है। उत्तराखंड सरकार एक तरफ तो खर्चे घटाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सफेद हाथियों की पूरी फौज काम कर रही है, जिनके पास कोई काम नहीं है। वन अधिकारियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अधिकारियों के लिए पोस्ट तक नहीं बची है और नई नई पोस्ट बनाकर अधिकारियों को एडजस्ट किया जा रहा है। हालात ये हैं कि कई सीनियर वन अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तब इस पर्वतीय क्षेत्र यानी उत्तराखंड में डीएफओ के अलावा सिर्फ 4 सीनियर अधिकारी बतौर कंजर्वेटर तैनात हुआ करते थे। तब पूरे उत्तराखंड में 4 ही सर्किल थे। अब हालात ये हैं कि राज्य बनने के बाद कंजर्वेटर की 17 पोस्ट बना दी गई। इतना काफी नहीं था, इनके ऊपर भी 14 चीफ कंजर्वेटर बिठा दिए गए। लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, इनके ऊपर भी 4 एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर तैनात किए गए, जबकि 3 प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर पहले से ही तैनात हैं। यानी जिस काम को पहले सिर्फ 4 अधिकारी कर लिया करते थे, उसके लिए अब 38 अधिकारी हैं और इनके नीचे भी 31 आईएफएस तैनात हैं, जिनके पास डीएफओ की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से विभिन्न लेवल पे हमको नए पदों की आवश्यकता हुई यहाँ पे, और तभी हमारा नया कैडर बना यहाँ पे। तो मुख्यालय में तो हमेशा जब भी कोई नया राज्य बनता है तो मुख्यालय में नए पद क्रिएट किए जाते हैं। अब हालात समझिए, अधिकारियों को खपाने के लिए नई नई पोस्ट क्रिएट होती रही, जबकि ज्यादातर अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आईएफएस अधिकारियों को अन्य विभाग में एडजस्ट करना चाहिए, ताकि फिजूल खर्ची पर रोक लग सके। यदि उतना नहीं है तो हम उनको दूसरे डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग करके उनसे शासन के हित में दूसरा काम भी ले सकते हैं। सीडीओ के रूप में भी ले सकते हैं, टूरिज्म में भी ले सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी में भी ले सकते हैं, और अपना काम का क्षेत्रफल हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं।
उत्तराखंड में आईएफएस अधिकारियों का 112 का कैडर है। हालांकि इतने अधिकारी अभी तैनात नहीं हैं, लेकिन जितने भी अधिकारी तैनात हैं वो भी जरूरत के मुताबिक 4 गुना ज्यादा हैं। अब ऐसे में अधिकारियों के पास काम नहीं होता तो मनपसंद पोस्ट पाने के लिए गुटबाजियों में पूरा वक्त और ध्यान लगाते हैं। और यही गुटबाजी और शीत युद्ध अब वन विभाग की पहचान बन चुकी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। महीने बाद आखिरकार नैनीताल में हॉर्स राइडिंग शुरू हो गई है। लैंड एंड तक घुड़सवारी की अनुमति के बाद पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। 6 अगस्त को टिफिन टॉप के पहाड़ी गिरने के बाद यहां घुड़सवारी को बंद कर दिया गया था। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया और टिफिन टॉप को छोड़कर अन्य स्थानों पर अनुमति दी जा रही है, जिसके चलते कुछ छूट दे दी गई है। जब से यहाँ हॉर्स राइडिंग है तब से मैं इनको लेकर आते रह रही हूँ। यहाँ पर हमारी तीसरी चौथी बुक चल रही है ये हॉर्स राइडिंग, और बचपन से हम लोग बहुत अच्छा लगता है। बहुत मजा आया, ऊपर से व्यू, टॉप व्यू, लास्ट लैंडस्लाइड भी बहुत बढ़िया था। और मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी लोग घुड़सवारी करें, चालक भी अच्छे थे। बागेश्वर के कांडा के धौली नाग मंदिर में नवरात्र पंचमी पर आयोजित मेले में परंपरागत मशाल परिक्रमा की अद्भुत झलक देखने को मिली। रात होते ही 22 हाथ लंबी मशाल जलकर मंदिर की परिक्रमा की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। ये मशाल चीर के छिलकों में बनाई गई थी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में नई फसल, दूध, दही और घी अर्पित किया और खीर का भोग लगाया। नैनीताल के दशहरे को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। यूपी से आए कलाकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने में जुट गए हैं। फ्लैट्स मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 50 फीट के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि नैनीताल के DSA मैदान में आयोजित होने वाले दशहरा महोत्सव में हजारों की भीड़ उमड़ती है। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस बार का दशहरा बहुत खास होगा। आने का टाइम जो होता है 10 दिन लगते हैं यहाँ पर नैनीताल में आने, और 10 ही लोग लगते हैं इसके अंदर, दिनों रात काम करते हैं इसके अंदर। ये बांस की खपचों से बनता है, बांस को फाड़कर उसे बांध कर बढ़िया से, और उसके ऊपर कागज लगाकर कलर वाला